Hello everyone. Hello everyone. Can you hear me? Please let me know. आवाज़ आ रही है आप सभी को? एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स में so that we can start. Yeah. Good evening everyone. From today we are going to start strength of material for GATE 2022 मैकेनिकल सिविल एंड एक्सी. ठीक है, तो हम लोग इसे बहुत अच्छे तरह से कवर करेंगे. पूरा बेसिक से लेके जो जो चीज़ें हमें समझनी है उन सारी बातों पे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और पूरी तरह जो बेसिक से स्टार्ट होना चाहिए उससे देखेंगे, और किस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं और इसका यूज़ कैसे मशीन डिज़ाइन पे आप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे, है ना. तो आई होप सबको अच्छा लग रहा होगा. जी जी, आई एम ऑल्सो फ्रॉम उड़ीसा. Let's start. Let's start our this session, and I hope I'll get the love and support of you all so that I can continue and complete this entire syllabus with full of energy. So let's begin. Let's start. Uh, Before going further, let me introduce myself. जो आज मुझे पहली बार मेरे इस लाइव सेशन में मुझसे मिल रहे हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम सुशील साहू है, और मैंने पिछले 7 सालों से बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके ड्रीम जॉब्स को अचीव करने के लिए मदद किया है. और आज मैं आप सबके साथ एसेंट गेट एजुकेशन के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ, और लाइव लेसन्स में यहाँ पर लेने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके गेट 2022 को क्रैक करने के लिए. ठीक है, और इसी सेशंस पे हम सारे पीएसयूज की भी बात करेंगे, जैसे कि अभी एचपीसीएल का एग्जाम होने वाला है, इसके रिगार्डिंग इसके क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ ही कराते चलूंगा. मींस क्या रहेगा, गेट भी हम कवर करेंगे यहाँ पर, है ना. गेट तो करेंगे, साथ ही साथ हम लोग इसके साथ करेंगे ईएससी को भी कवर करेंगे, ईएससी भी कवर होगा, और पीएसयू के भी सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे. ठीक है, मैंने ऑल ओवर इंडिया रैंक 12 प्रोड्यूस किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और सेकंड रैंक प्रोड्यूस किया है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में. मेरा पीएसयू में वर्क करने का एक्सपीरियंस है 1 साल का, और टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने जैसे आपको बताया. ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सब ये जान सकें कि यू आर इन सेफ हैंड, और आपका जो प्रिपरेशन है वो मेरे साथ बहुत बेहतर चलने वाला है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पूरा सेशन. आई होप आपको ये चीज़ बहुत पसंद आएगी. अगर पसंद आएगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा. स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक टर्म जो आप यहां पर देखेंगे वो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैकेनिक्स, है ना. ये मैकेनिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए. अच्छा, ठीक है, सबसे पहले कहानी हमारी चालू होगी यहीं पर. मैकेनिक्स से हम लोग चालू करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो अगर मैं आपको मैकेनिक्स की बात बताऊं तो आप बताइए कि फिजिकली अगर हम लोग देखें तो बचपन से हम लोग 3 टाइप के सब्सटेंस पढ़ते चलते हैं. ठीक है, वो क्या क्या रहता है सर. पहला होता है आपका सॉलिड, दूसरा होता है आपका लिक्विड, और तीसरा होता है आपका गैस. हाँ या ना, ये बात से आप सब एग्री करते हैं. एंड वी इट डिपेंड्स अपॉन दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट. If the intermolecular force of attraction is too high, then it will be considered as solid. If it is weak, then it is considered as liquid. And if it is least, then it is what? Gases. Now, I have used the term intermolecular forces. Yes, YouTube पे पूरी क्लासेस आपको मिलेंगी. सो जस्ट अभी स्टार्ट किया है तो अपन पहले पूरी कंटेंट देखते हैं, फिर मैं आपके कमेंट्स लेते रहूंगा बीच बीच में. तो अगर आप यहां पर देखें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस पे हमने डिवाइड किया बच्चों. तो अगर मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहा हूं तो आप मुझे ये बताओ कि मैकेनिक्स को अगर मैं डिवाइड करना है तो मुझे 2 हिसाब से करना पड़ेगा. एक होगा आपका सॉलिड के लिए, और दूसरी मैकेनिक्स होगी सब्सटेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो लिक्विड और गैस के लिए. ठीक है, तो अगर आप सॉलिड के मैकेनिक्स को देखना चाहते हैं तो आप 2 तरह से इसकी मैकेनिक्स को समझते हैं. एक होता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बच्चों, और दूसरा होता है आप जिसे पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ये पर्टिकुलरली हमारे सॉलिड के लिए होता है.
अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में हम लोग को दो टाइप के लिक्विड मिलते हैं, यानी फ्लूइड अपने दो तरह के होता है, एक होता है लिक्विड, इन दोनों को मिला के हम लोग, आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप क्या क्या पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, मींस लिक्विड के बारे में भी पढ़ते हैं और गैसेस के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके मैकेनिक्स को डिफाइन करें तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, मैकेनिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड मैकेनिक्स ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, है ना, लेकिन मैं बार बार रिपीट करूंगा तो आप आराम से अपने नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने नोट्स लाइव जरूर बनाएं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा लास्ट टाइम रिवीजन में। वैसे ही मैं शॉर्ट में पढ़ाता हूं तो डेफिनेटली आपको रिवाइज करते समय ये नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग आते हैं, अभी हमने क्या देखा कि तीन टाइप के सब्सटेंस होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, वन इज सॉलिड, वन इज लिक्विड, वन इज गैस, राइट। इफ यू आर टॉकिंग ऑफ सॉलिड, सो वी विल बी स्टडिंग इट फॉर solid engineering mechanics and strength of material. For fluid, it is liquid and gas, it is mechanics of compressible fluid and mechanics of incompressible fluid. This all things we are going to cover. This portion we will be covering in, because this entire portion is there in your GATE syllabus. If you are talking of this particular portion, ये आप पढ़ेंगे fluid mechanics में, है ना। कंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड दोनों की स्टडी करनी है तो वी विल बी डूइंग इट सेपरेटली। सो व्हाट इज माय इंटेंशन टुडे, टू अंडरस्टैंड दिस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चा पार्टी, ये वाली बात समझ आएगी कि आज हमें क्या समझना है, आज हमें समझना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में, ठीक है। थैंक कृष्णा। नाउ अंडरस्टैंड, टेल मी, when you entered in your engineering college, what happened? सर जब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसते हैं ना तो हमको सबसे फर्स्ट ईयर, इन द वेरी फर्स्ट ईयर दे taught us engineering mechanics and in the second year they taught us SOM. yes or no? यही हुआ था, सेकेंड ईयर से आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाना चालू किया था और फर्स्ट ईयर में तो उन्होंने बोला था भाई चलो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ो। Can you tell me what is the basic difference between engineering mechanics and strength of material? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए what is the basic difference, एकदम बेसिक डिफरेंस क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। What is the basic difference between strength of material and engineering mechanics? चलिए फटाफट सोचिए और बताइए क्या है बेसिक डिफरेंस इसके बारे में, आपको क्या लगता है क्या बेसिक डिफरेंस होगा? बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट, व्हाट द बेसिक डिफरेंस। अगर आप देखें यहां पर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस हियर। इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वी टॉक ऑफ रिजिड बॉडी। नाउ इन योर माइंड देयर विल बी व्हाट इज दिस रिजिड बॉडी। सपोज आई हैव टेकन अ बॉडी, राइट, आई हैव टेकन अ बॉडी लाइक दिस इज अ मेंबर, राइट। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए and this is point B. Now understand, you are applying a compressible force. आप ऐसे दबा रहे हैं, you are trying to compress it, but the distance between this remain constant. If this distance is L, it will remain constant. If the substance is showing like this properties, then it is considered as what? Then it is considered as rigid body. Rigid body means what? If the distance between the 2 points remain constant even after applying the huge amount of force, then it is considered as what? Rigid body. So my dear, what you are going to do in your engineering mechanics, you are going to study about the rigid body and the external force acting on it. What kind of force? That is the external force that is acting on it. So you have to understand two things. In engineering mechanics, we study about the rigid body. This is the first thing. Second, we have study about the external forces that are acting on this particular member. Is that clear? हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं और रिजिड बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। गॉट दिस पॉइंट? हाँ, आप देखिए ना, आपने ट्रस पढ़ा होगा। ट्रस में क्या होता था सर, एक एक्सटर्नल फोर्स लगता था, इसी के एनालिसिस करते थे यहाँ पर, है ना। आपने जो भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा वहां पर हम लोग जनरली एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं, इंटरनल फोर्सेस की बात नहीं करते। On the other hand, if you will see strength of material, what is going to be there? We talk about deformable body. What kind of body we are going to discuss? We are going to discuss deformable body. किस तरह बॉडी, कौन से बॉडी की डिस्कशन करेंगे यहाँ पर? डिफॉर्मेबल बॉडी का स्टडी करते हैं। एंड
इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स की स्टडी होती है। आई होप दिस इज क्लियर। In engineering mechanics, we study about the rigid body and the external forces that are acting on that rigid body. On the other hand, in strength of material, we study about deformable body, right? And the internal resistive force that is acting on that particular deformable body. Is that clear to all of you? Yes or no? Clear? This much is clear to all of you? Right? So, any doubt till now? You can ask because we will be clearing that first. If you have any doubt, you can ask. So shall we move further? Here we have seen two things. One, external bodies, and another means external forces and internal forces. The study of internal resistive forces that we are going to conduct on strength of material. That's why sometimes this chapter is also called as, this subject is also called as mechanics of deformable body. What we call it as? Mechanics of deformable body. We call it also as mechanics of deformable body. I hope up to this it is clear, right? When we will be starting engineering mechanics, then I will be explaining you how to further classify engineering mechanics into statics and dynamics, how dynamics is further classified into kinetics and kinematics, and how kinematics and kinetics is further classified. That we will be seeing separately. So what is our today's aim? We want to study strength of material. हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करना चाह रहे हैं। या कृष्णा पूरा वी विल कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, डोंट वरी. If I am there, I'll cover entire syllabus from first chapter to the last chapter, including all the questions, right? I have, as I think we have discussed it earlier also, we will be doing it step by step, and we will be covering entire thing, entire GATE 2022 syllabus, right? This is a Prayas batch, so it's our Prayas to give you the best what we have. ठीक है, start करते हैं. चलो, सबसे पहला तो हमें ये समझना है, द फर्स्ट थिंग विच वी वांट टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज द एम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एम ऑफ दिस सब्जेक्ट? भाई पढ़ना क्यों है? व्हाई यू वांट टू स्टडी दिस? व्हाट इज द एम ऑफ दिस सब्जेक्ट? कम ऑन, थिंक. व्हाट इज द एम ऑफ दिस सब्जेक्ट? बिकॉज दिस हैज टू बी देयर इन योर माइंड. If you will ask me, sir, why we are going to study this subject, I'll say we want to derive expression. What is our aim? We want to find expression. क्या करना है भाई? एक्सप्रेशन लेके आना है. किसके लिए एक्सप्रेशन लाना है? किसके लिए एक्सप्रेशन लाना है? ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए. What is the aim of this subject? That we want to find expression. For what expression? Sir, we want to calculate an expression, or we want to find an expression for stress. हम लोग स्ट्रेस के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, स्ट्रेन के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं, राइट? आप जानते होंगे स्ट्रेस के लिए निकालते हैं, स्ट्रेन के लिए निकालते हैं. सर डिफॉर्म एक्सप्रेशन निकालना है कब? व्हेन द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड. व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड with the help of some experimental data. क्या करते हो भाई? ध्यान से समझना. आपने डेल्टा का इक्वेशन लिखा होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा, PL अपॉन AE. पढ़ा है ये एक्सप्रेशन? हाँ बोलो हाँ, पढ़ा है. तो यहां पर आप क्या करते हो? यू वांट टू कैलकुलेट द डिफॉर्मेशन, and you want to calculate the deformation with the help of some experimentally obtained data. And what are that experimentally obtained data? It is Young's modulus, Poisson's ratio, bulk modulus, modulus of rigidity. These are what your experimental data. That is nothing but the material property. We will have that class also, dear. We will have that class also, right? Abhishek, we will have that class. I'll send detail regarding that also in group, the timing of that class also, right? Load or moment, here we consider both. I'll explain you. यहाँ पर ना कृष्णा थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं बात करूंगा तो आपको दोनों चीज के बारे में बात करूंगा. व्हाट इज लोड, व्हाट इज मींस मोमेंट कब है, लोड कब है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. बट अभी अपने को पहले तो एम समझना था. व्हाट इज द एम ऑफ दिस सब्जेक्ट? नाउ आई थिंक इट इज क्लियर व्हाट इज द एम ऑफ दिस सब्जेक्ट.
व्हाट इज द एम ऑफ दिस सब्जेक्ट? द एम ऑफ दिस सब्जेक्ट इज टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन निकालना। किसके लिए एक्सप्रेशन निकालना साहब? एक्सप्रेशन निकालना स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेन के लिए, डिफॉर्मेशन के लिए, अंडर वेरियस लोडिंग कंडीशन। व्हाट आर द डिफरेंट लोडिंग कंडीशन यू विल सी, राइट? फॉर ऑल दोज डिफरेंट लोडिंग कंडीशन विल ट्राई टू कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन। हाँ, यही करते थे आप यही आपने किया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन डेटा। देखिए ना, आपने जैसा ये तो एक्सियल लोड के लिए आपने पढ़ा होगा, अगर आपने बेंडिंग कपल के लिए देखा तो वहां पर डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन कुछ दूसरी तरह से निकाला। जी पूरा सब्जेक्ट कवर होगा बेटा, पूरा कवर होगा। एक क्लास के लिए तो मैं नहीं आऊंगा, डेफिनेटली मैं आया हूं तो पूरी क्लास पूरा सिलेबस कवर करूंगा, राइट? आई विल कवर द एंटायर सिलेबस, डोंट वरी, we'll complete everything, right? तो जस्ट स्टार्ट किए हैं तो डेफिनेटली पूरा लास्ट तक आपके साथ बने रहेंगे। आप हर तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्रुप पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जितना आपको प्रॉब्लम होगा मैं गाइड करने को आपके साथ हूं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट? सो शैल आई कंटिन्यू नाउ, राइट? चलो, एम समझ आ गया, एम आ गया सबको? सब मेरे साथ एक बार दोबारा दोहराओ, क्योंकि अगर अभी आप मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में होते तो क्या करते आप सबको पता है, मैं एक बार और इसे याद करवाता। क्या बोलता? व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ दिस सब्जेक्ट? तो अपन क्या लिखेंगे अपने कॉपी में, क्या याद रखेंगे? द बेसिक एम ऑफ दिस सब्जेक्ट इज टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन under various loading condition with the help of some experimentally obtained data like E, mu, G, K. Is that clear? Is that clear to everyone? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप मेरे साथ एक बार और दोहराइए। क्या? What is the basic aim of this subject? The basic aim of this subject is to derive an expression for stress, strain and deformation under various loading condition with the help of some experimentally obtained data like E, mu, G, K. I hope this is clear to all of you. लिख लिया आपने ये चीजें? क्रिस्टल क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, आगे बढ़े। समझ आ गया व्हाट इज द एम ऑफ द सब्जेक्ट? दैट वी आर गोइंग टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? फॉर स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन अंडर वेरियस लोडिंग कंडीशन with the help of some experimentally obtained data. Clear? Now let us move to the next point. The next question to you is, what is the ultimate aim? करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? What is the ultimate aim? What is the ultimate aim of this topic? What is the ultimate aim? Can anyone? What is the ultimate aim? Finally, आप क्या करना चाहते हो? What is the ultimate aim? Why you are studying this much? What you will get by deriving that expression? That has to be clear in your mind. What is the ultimate aim? क्या है आपका ultimate aim? Why you are going to study this subject? The ultimate aim is to obtain a design. एक डिजाइन obtain करना। Now the question is, साहब डिजाइन obtain करने का मतलब क्या है? What is the meaning of obtaining a design? सर अपन पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, अपने को क्या करना है? डिजाइन obtain करना है। डिजाइन obtain का मतलब क्या है? That is to develop a drawing. That is to develop a drawing. सर ड्राइंग बनाने में क्या मतलब? सर आप एक डिजाइन इंजीनियर है, आप एक प्रोडक्ट का पूरा स्पेसिफिकेशन बना के प्रोडक्शन इंजीनियर को सप्लाई करेंगे, और प्रोडक्शन इंजीनियर फिर उस पर क्या करेगा? अपना वर्कशॉप पे देखेगा कि मशीन्स की क्या रिक्वायरमेंट है, और फर्दर वो उस पर प्लानिंग करेगा और उस प्रोडक्ट को डेवलप किया जाएगा। सो एज अ डिजाइन इंजीनियर व्हाट इज योर जॉब? दैट इज टू गिव हिम अ डिटेल्ड ड्रॉइंग। सो डिटेल ड्राइंग बोले तो क्या पेन लेके अपन ड्राइंग बनाना चालू कर देंगे? नो, ऐसा नहीं। देयर आर सम स्टेप्स इन ऑब्टेनिंग अ ड्राइंग। कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा यदि आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं, ड्राइंग ऑब्टेन करना चाहते हैं तो। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, राइट? शैल वी स्टार्ट? सो द फर्स्ट स्टेप इज टू
फाइंड लोड। सबसे पहले क्या करना है, फाइंड लोड, किस तरह का लोड उस मेंबर पे एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स आई टू टेक, आई वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट दिस कॉलम, आई वॉन्ट टू मेक दिस कॉलम, राइट, आई एम अ सिविल इंजीनियर, आई वॉन्ट टू मेक दिस कॉलम, है ना। So firstly I have to understand what are the different type of load that will be acting on this member। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या लोड होंगे जो इस पे एक्ट करेंगे। दैट इज फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड लोड। सो व्हाट वी आर सीइंग द स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला तो लोड निकालना। व्हाट इज द लोड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लोड। तो यहां पर आपको सबसे पहले लोड के बारे में समझना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप को लोड आपको पता होना चाहिए, यानी इस सब्जेक्ट में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लोड पढ़ाया जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सेकेंड स्टेप इज टू selection of appropriate, right, appropriate cross section for that load। भाई जिस तरह का आपका लोड है उस लोड को बियर करने के लिए किस तरह का क्रॉस सेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। That means we will be calculating about the area, we will be calculating about the moment of inertia, yeah, area moment of inertia, polar moment of inertia. We'll be talking about this. We'll be talking about section modulus. We'll be talking about polar section modulus. This all things we will be discussing under this point. That is the second step. What is the second step? That is selection of appropriate cross section for that load. So what is the first step? That was to find load, किस तरह का लोड एक्ट कर रहा है। What is the second step? To select the appropriate cross section, है ना। और मैं बच्चों आपको बता दूं, this entire topic is interrelated। अगर आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, then कल की क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। If you have any doubt, then ask me. I'm there to help you, right? So first step is clear to all of you, that is finding load. The second step is to selection of appropriate cross section, and the third step is what is selection of appropriate material, right? You have to find appropriate material. So why you need to consider material? Because once you select the material, then you can tell what is the Young's modulus of that material, what is the Poisson's ratio of that material, what is G, what is K. You can talk of entire material property. Yes or no? Tell me. So in order to know that, we have to select a material. So firstly you have find the load, second appropriate cross section for it, third step was to find suitable material for that particular member। जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके लिए किस तरह का आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा, दैट यू नीड टू सी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? फोर्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंडिंग डायमेंशन। फाइंड डायमेंशन, you have to calculate the dimension. This step is most important because whatever you have studied till now, that will be utilized in this step. जो भी आप पढ़ रहे हैं वो इस स्टेप पे आपको मिलेगा, ठीक है। फाइंडिंग डायमेंशन, उसका डायमेंशन निकालना। हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट डायमेंशन? देयर आर टू क्राइटेरिया, वन इज द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, one is the strength criteria and another is strength criteria, right, and another is your deformation या rigidity criteria. So let's try to understand what are the two criteria that we have to see. First is the strength criteria. What is this strength criteria? Let's try to understand. In this criteria to calculate dimension, this is a very important step my dear, क्योंकि यही आप पूरा मशीन डिजाइन में भी यूज करोगे। जब भी आप डिजाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको स्ट्रेंथ क्राइटेरिया या रिजिडिटी क्राइटेरिया को यूज करना है डायमेंशन कैलकुलेट करने में। सो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। इन स्ट्रेंथ क्राइटेरिया व्हाट वी हैव टू सी दैट द मैक्सिमम स्ट्रेस इज लेस देन और इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस।
स्ट्रेस, राइट, और इसी को हम लोग कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस, working stress or allowable stress, whatever you call it. You remember what is this maximum stress? This maximum stress you are going to obtain it from Sohm equation. You are going to obtain it from Sohm equation. For example, if a member is like this, it is being subjected to a load like this. So what will be the stress here that you will be obtaining from Sohm equation? This is maximum stress is given by P by A. हाँ बोलो हाँ. This is well known ना. This you might have studied. Even if you are not studied, we also derive this expression, right? But at right time. Now you understand that maximum stress that you have obtained from Sohm equation is given by P by A. It is less than equals to permissible stress or working stress. What is this permissible stress or working stress? It is nothing but failure stress to that of factor of safety. Failure stress to that of factor of safety. Now you can calculate the dimension. For example, this is a circular cross section. So what you will write? Sir, P divided by area will be pi by 4 into d square. Less than equals to failure stress they will give you divided by factor of safety. Yes or no? Is this criteria clear? You have to remember this, my dear. This is the most important thing that you need to follow. That is the maximum stress that you are obtaining from the Sohm equation should be less than equal to permissible stress. And here, that's why you need to calculate this stress. Got my point? And बच्चों जैसे ही आपका लोड बदलता है तो ये जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो चेंज होते जाएगा, बट दिस कंडीशन रिमेन सेम. एंड दैट्स व्हाई यू स्टडी डिफरेंट टॉपिक्स, लाइक बेंडिंग के चैप्टर्स पढ़ते हैं, डिफ्लेक्शंस के चैप्टर्स पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जिस तरह आपका लोड में चेंजेस आएगा उस तरह आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, उस तरह आपका डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, एंड डेफिनेटली यू नीड टू डू द कैलकुलेशंस. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस और नो एक बार बताएं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. Is it clear? Shall we see the rigidity criteria? Yes or no? चले rigidity criteria पे. Clear होगा. Okay. Now understand. Second criteria is your rigidity criteria. What is this rigidity criteria? What we will be doing in this rigidity criteria? Now understand this. Suppose this is a member, right? Suppose this is a bridge. ठीक है, और इसके नीचे से ना मैं गुजर रहा हूं या आप गुजर रहे हो, कोई भी गुजर रहा है, राइट? और यहां पर लोग भी चल रहे होंगे. You understand this situation? You understand this situation? Now this is a member AB, that is bridge. You are passing below it. So what you will say? Under this load, this will be deformed. This member AB will deform. Yes, it will be deformed. But the amount by which it will be deformed, that has to be restricted. ये जो amount deform करेगा ना, इसे आपको क्या करना पड़ेगा? Restrict करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा आपका इतना ही restrict करे या deform करे. That means the criteria will be the delta max that you are obtaining from Sohm equation. The delta max you are obtaining from Sohm equation should be less than or equals to your delta permissible. Is that clear? भाई allowable है कि भाई ज्यादा से ज्यादा ये कितना हो, permissible कितना है? 5 mm. You will be calculating dimension according to this. Okay, we are taking the queries from mobile app also. Is permissible stress equal to ultimate stress? Just give me 2 minutes, right? Once I complete this, I'll take that down, right? Because it will be there in my next step. So we have calculated, just revise with me, what were the first step we had? देखें एक बार. We have found the type of load. सबसे पहले तो लोड को कैलकुलेट किया, क्रॉस सेक्शन निकाल लिया, फिर मटेरियल सेलेक्ट कर लिया. डायमेंशन के लिए आप गए तो आपने दो क्राइटेरिया यूज किया. पहला स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और दूसरा रिजिडिटी क्राइटेरिया. आई थिंक अप टू दिस इज एवरीथिंग क्लियर.
right? We'll take the query. Sure, we'll be taking the query, right? Just give me 2 minutes. Now, after that, what is the next step? Next, you have to decide for MFG, manufacturing you have to take. What should be the manufacturing? Proper manufacturing, what should be the, you have to decide. And the last step, you will be sending the drawing. Last step is to draw, right? Last step is to draw. There are 6 steps. And my dear, if any of you might have used software, design software, तो आप करते क्या हो? पहले एक ड्राइंग बनाते हो, वहां थोड़ा सा उल्टा होता है कि आप ड्राइंग बनाते हो, देन यू अप्लाई सम लोड. अगर आपने एनसिस कभी यूज किया है, आप मटेरियल सेलेक्ट करते हो, जैसे आप मटेरियल सेलेक्ट करते हो तो वहां बाकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है. You can relate this with that software because it is also working on these steps only, and we will be following these 6 steps to complete our entire thing. I hope these 6 steps are there. अब आप उसे ड्राइंग बना के दे दोगे प्रोडक्शन इंजीनियर को और बताओगे कि बच्चा अब आप अपना काम देख लो, मेरा काम खत्म, right? So you understand that 6 steps that you need to follow, and we will be dealing with these 6 steps only. ठीक है बच्चा? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक जो बेसिक क्वेश्चन आपका बनता है उसे मैं ले लेता हूं. टॉपिक का नाम, हेडिंग लिखिएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी. एंड इफ वी विल अंडरस्टैंड दिस, आई विल क्लियर एवरी डाउट विच यू हैव इन योर माइंड. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सर व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी? इट इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस or working stress or allowable stress to that of if you'll see, or oh, just a second, I have to clear this, right? Factor of safety, you have just seen here that permissible stress, right? If you need to calculate factor of safety, it is nothing but the ratio of failure stress to that of permissible stress, right? Or working stress or allowable stress. ठीक है? So what is factor of safety? It is the ratio of failure stress to that of permissible stress, working stress, allowable stress. Now let us take this question. What is permissible stress? What is failure stress? What is allowable stress? We will be understanding this entire thing with this topic only. Now failure stress क्या होता है? फेलियर स्ट्रेस क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू माइट हैव डिड द टेंसाइल टेस्ट, है ना, इन यूटीएम मशीन, अल्टीमेट टेंसाइल मशीन. यूटीएम मशीन में आप क्या किए होंगे? टेंसाइल टेस्ट किए होंगे. व्हाट इज द फेलियर स्ट्रेस? सर इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ ऑब्जेक्ट और दैट अ मेंबर कैन विथस्टैंड, राइट? दैट मीन्स इट इज द मैक्सिमम लिमिट. दिस इज कॉल्ड एज योर फेलियर स्ट्रेस. फॉर एग्जाम्पल, that you might have seen this example that whenever you are going or traveling in a highway, speed limit is written, suppose 60 km per hour. What does that means? कि भाई अगर तुम इस रोड से जा रहे हो तो 60 किलोमीटर पर आवर से कम हो या इस 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक हो, इंक्लूडिंग 60 किलोमीटर पर आवर, देन यू आर सेफ. Once you cross this limit, accident, the chance of accidents is very high. Similarly, you have to define for material also that suppose you are saying your failure stress is 300 megapascal. What does that mean? Up to 300 megapascal your material can withstand the load. Up to this much strength it can withstand. After that it will break, it will undergo failure. That's why it is called as failure stress. Is that clear? Now you understand what is the failure stress. This is the meaning of failure stress. So failure stress is what? It is what the maximum stress that a material can withstand, right? After it will undergo failure. जैसे ही मैंने ये डेफिनेशन दिया, एक लड़का पीछे बैठा हुआ था, बोला साहब मुझे ये बताओ फेलियर स्ट्रेस क्या क्या होते हैं. मैंने कहा ठीक है, एक फेलियर स्ट्रेस अल्टीमेट, यू राइट इट, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू प्रेफर दिस इन योर राइटिंग. आप ये प्रेफर करते हैं सिंबल SUT. What is SUT? Ultimate tensile strength. ठीक है सर. Another failure stress is ultimate या your
yield strength, right? Yield tensile strength. Similarly, you call it as what? Your yield shear stress, ultimate shear stress. मैंने कहा ठीक. You call as ultimate compressive stress, ultimate yield, yeah, you call it as compressive stress, and another is yield compressive stress. One more failure stress is there, endurance. अब दिक्कत है साहब, फेलियर स्ट्रेस के नाम पे आप बता दिए कि आपके पास क्या क्या है, अल्टीमेट है, यील्ड है, फिर आप अल्टीमेट शेयर है, यील्ड शेयर है ना, फिर अल्टीमेट कंप्रेसिव है, यील्ड कंप्रेसिव है, और एंड्योरेंस लिमिट है. इतना सारा फेलियर स्ट्रेस है. नाउ इन अ प्रॉब्लम व्हाट टू टेक, भाई किसको लेना है, कैसे डिसाइड करोगे? कैन एनीवन टेल मी? व्हेन यू विल बी टेकिंग टेंस, वन थिंग आई नो, यू ऑल विल से कि सर सबसे पहले तो टाइप ऑफ लोड देख लेंगे, टाइप ऑफ लोड देखेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू इट अगर वो टेंसाइल है तो टेंसाइल वाला ले लेंगे, अगर वो कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव वाला ले लेंगे, अगर वो शेयर है तो शेयर वाला ले लेंगे. आई एग्री. बट बेटा द प्रॉब्लम हियर इज दिस, when you will be taking your ultimate stress, whenever you will be taking your yield stress, this is the question. When to take ultimate stress and when to take yield stress. एंड्योरेंस ठीक है भाई, ये अलग बिरादरी का है. क्यों? क्योंकि सर इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे फटीग लोडिंग, है ना, डायनेमिक कंडीशन है, अपन इसको भूल जाते हैं अभी, इसको देखेंगे, इससे भूल जाते हैं अभी. लेकिन फिर भी आपके पास एक समस्या तो बचता है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हेन टू टेक अल्टीमेट स्ट्रेस एंड व्हेन टू टेक यील्ड स्ट्रेस. कैन एनीवन गिव मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? व्हेन यू आर गोइंग टू टेक अल्टीमेट स्ट्रेस, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक यील्ड स्ट्रेस. अंडरस्टैंड दिस, keep this in your mind. I am explaining this. Now in nature or in our engineering we will be dealing with two material. What are that material? Can anyone tell me? Sir, it is either ductile or brittle. Yes or no? There are two type of material that we are dealing with. One is your ductile material, another is your brittle material. And if you are talking of brittle material, we all know it very well that brittle material does not show any yielding. तो साहब ये तो खत्म हो गया झंझट कि ब्रिटल मटेरियल है तो हमेशा उसके लिए हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस ही लेंगे, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल यील्डिंग नहीं शो करता. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ब्रिटल मटेरियल यील्डिंग नहीं शो करता, इस वजह से वी विल बी ऑलवेज डीलिंग विद what failure stress? We will be taking the failure stress as ultimate stress. Yes or no? Clear? Because ultimate stress में ही वो टूट रहा है, तो failure stress क्या हो गया भाई? इसके लिए ultimate stress ही इसका failure stress होगा. Is that clear? Is that clear my dear? भाई brittle material के लिए ultimate stress के basis पे ही डिजाइन करेंगे. क्यों? क्योंकि ये yielding नहीं शो करता. अभी दिखाऊंगा इसके लिए. But whenever you are talking of this body, that is ductile material, now you have to think of your desire. चाहत की बात होगी यहां पे. And what is your desire? If you want to break it, आप उस मेंबर को तोड़ना चाहते हो, ब्रेक करना चाहते हो, then you will be going it with ultimate stress. आप इसे तोड़ना चाहते हो तो आप ultimate stress पे लोगे. And if you don't want to break it, है ना, आपको ब्रेक नहीं करना है, देन यू विल बी गोइंग इट फॉर यील्ड स्ट्रेस. सर नहीं आया, सर नहीं आया. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जस्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. नाउ सपोज दिस इज अ मटेरियल, राइट, डक्टाइल मटेरियल. दिस इज अ प्लेट मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील. इट इज अ डक्टाइल मटेरियल प्लेट. एंड दिस इज अ पंच. दिस इज अ punch, again made up of ductile material, right? This is a punch and this is plate. You might have studied this in your manufacturing engineering, punching and plate, punching and piercing. Now you tell me which of the member you want to break. यहां दो मेंबर है, एक क्या है आपका पंच है जिससे आप होल क्रिएट करोगे, और दूसरा प्लेट है. तो इन दोनों में से किसको तोड़ना चाहते हो? विच वन यू वॉन्ट टू ब्रेक?
sir, we want to break this plate, so plate will be designed under ultimate stress as a failure stress. We don't want any permanent deformation in punch, so it will be designed under yield stress. Is this clear now? Tell me, is that clear now? If you have any problem, you can ask here. If it is a brittle material, you always take ultimate as the failure point. If it is a ductile material, now you have to think, if you want to permanently break it, go for ultimate point. If you don't want to break it permanently, go for yield point. Is that clear? Yes. Yes, I can again explain this entire. I am again re-explaining it. Suppose you take it like this. There are two type of material, right बच्चा? दो तरह के मटेरियल थे. एक क्या था आपका बच्चा? एक था आपका डक्टाइल मटेरियल, एक था आपका ब्रिटल मटेरियल. अब ब्रिटल मटेरियल तो यील्डिंग नहीं शो करता. यू माइट हैव seen the stress versus strain graph, right? If you have seen the stress versus strain graph, it is like this for brittle material. It breaks like this, right? So it does not show any yielding. So definitely the failure point will be. Tell me, what will be the failure point? Sir, ultimate stress point. But when you are talking of ductile material, now if you will draw the stress versus strain curve for this, it is like this, right? It is showing both. Ultimate point is also there, yield point is also there, right? Ultimate point is there, yield point is there. Now what to take? Here comes your desire. आपकी चाहत क्या है? If you want to break it, आप उसे तोड़ना चाहते हो, परमानेंटली तोड़ना चाहते हो, then your failure point will be, failure point क्या होगा उस समय? Ultimate point होगा, ultimate stress लेना. If you don't want any permanent deformation नहीं चाहिए, तो failure point क्या होगा, या failure point क्या लेंगे हम लोग उस समय? Yield stress. Is that clear, everyone? And I have given the example for this of punching operation. You want to create a hole in this particular plate, right? Like this. You want to have a hole in this particular plate. That way you will be making it with the help of this punch. आप ये punch की मदद से यहाँ पर hole करेंगे. Now both are made up of your ductile material. You don't want permanent deformation in punch, that's why the failure point will be yield stress. You want permanent deformation in this, that's why the failure stress will be ultimate stress. I hope this is clear to all of you. Yes or no? Is that clear? Now let's try to understand further. So you understood what is factor of safety. It is your failure stress to that of permissible stress और working stress और allowable stress. बेटा ये सब एक ही चीज है. क्यों? क्योंकि ये आप डिजाइन करते समय यूज करते हो. जब आप डिजाइन कर रहे थे तो आपने स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में यूज किया था व्हाट? सिग्मा मैक्स दैट यू हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉम इक्वेशन is less than or equal to your permissible stress or working stress or allowable stress. Yes or no? I hope this is clear to all of you. This is clear to all of you. Now understand one last point. Why you are studying this factor of safety? Why you want to calculate factor of safety? What's the advantage of doing it? Understand that, right? As I told you, whenever you are designing, what you will be doing, you will be using this strength criteria as sigma maximum that is obtained from SOM equation is less than or equal to permissible stress, and you will be writing this permissible stress as what? Failure stress to that of factor of safety. Now what is happening here? Suppose that I am talking of some material which is having the failure stress as 400 MPa. I took factor of safety as 2. So what will be my permissible stress or allowable stress? Sir, it will be 200 MPa, right?
So now you understand what is the beauty of this factor of safety, that it will provide you some reserve strength. And what is this reserve strength? In this case, it is of 200 MPa. That is the difference between these two, failure stress and permissible stress. And the difference between these two is 200 MPa. And this much reserve strength is provided by taking factor of safety. Why we need to have this reserve strength? Why we need to have this reserve strength? I'm giving you the example. In your bike, it is always said कि भाई 2 जन ट्रेवल करो, है ना, एक ड्राइवर एक पीछे वाला. बट अपन इंजीनियर, अपने को ये बात आता है कि यार हाँ चल मेरा दोस्त भी है, उसे भी बैठा लिए, दोस्त के दोस्त को भी बैठा लिए. But manufacturer says it is for 2 person. But our kind-hearted friend says that बैठ जाए यार सब 4 से 5. From where your material is getting this extra strength? It should have broken, but it is not, because it is being designed by taking some factor of safety. It is having some extra reserve strength. है ना? You got my point. So now one question should arise in your mind: why we want to have reserve strength? Why we want to have reserve strength? चलो देख लेते हैं. भाई इसलिए रिजर्व स्ट्रेंथ चाहिए, पहला, तुम सारा लोड को निकाल सकते हो क्या? किसी भी मेंबर को डिजाइन कर रहे हो तो आप सारा लोड नहीं कैलकुलेट कर सकते. टू मीट अननोन लोडिंग कंडीशन. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? टू मीट अननोन, राइट, लोडिंग कंडीशन. आई होप दिस इज क्लियर. First step, first, why? Because you don't know. There can be some other loads that may arise. So this is the first thing. Second, if you have obtained a SOM equation like this, P by A, there are n number of assumptions that you have made. Body weight you have not considered, material is homogeneous and isotropic, and that it is prismatic. There are n number of assumptions. To meet that assumption, whatever assumption you have made while developing SOM equation, right? I'm writing first, you can write it again, right? मैं फिर से repeat करता हूं. To meet the assumptions that you have made while developing the SOM equation, you need this particular reserve strength, right? So in order to meet all this, we required some reserve strength. Got my point? Is that clear? To meet the unknown loading condition, you need to have reserve strength. To make the assumptions, whatever there will be there, you have to take the reserve strength so that your member does not fail. Now you understand what is happening here. अब आप इस बात को समझो. When you are taking factor of safety, okay, understand this, right? P by, suppose pi by 4 d square is there, less than equal to, this sign is very important, less than equal to, this is equals to your failure stress to that of factor of safety, right? In short, you will be calling it as what? Permissible stress. Now you understand, if you are taking this factor of safety, if you are increasing factor of safety, your permissible stress will decrease, obviously. Sir, if this is decreasing, you are getting reserve strength, very good. But can't you feel you are increasing the dimension? Whatever the diameter is there, it will increase. So as an engineer, it is very important for all of you to take appropriate factor of safety. Otherwise, you will make a over safe design. Are you getting me? You will get a over safe design. Because suppose I am making this pen, I know what are the function that this pen has to perform. If I am unnecessarily increasing the dia of this pen, then definitely it will have more strength. But it is of no use. So as an engineer, you have to think for optimization also. Whether if you are taking big size, it will be a over safe design. You want to have safe design, for that you have taken factor of safety.
but it should be within the permissible limit. Am I clear? Am I clear up to this? Yes or no? I hope so. So whatever things we have discussed, let's try to revise it once again. पहला क्या देखा सर? मैकेनिक्स दो तरह से, सॉलिड के लिए और फ्लूइड के लिए. सॉलिड के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमने पढ़ा. ठीक है, तो अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं बताओ? एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा, फिर कभी दोबारा नहीं देखना पड़ता. तो अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं रिजिड बॉडी एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ते हैं सर? डिफॉर्मेबल बॉडी एंड द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स एसोसिएटेड विथ इट. दिस इज वी आर गोइंग टू सी. बात समझ आ गई? सेकेंड हमने देखा व्हाट इज द एम ऑफ दिस सब्जेक्ट. एम क्या था सर? टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन अंडर वेरियस लोडिंग कंडीशन विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन डेटा like Young's modulus, Poisson's ratio, right? So this is the aim of this subject. What is the ultimate aim of this subject? Finally we want to obtain a drawing. What is the meaning of obtaining a drawing? That is, firstly we will be seeing what are the type of load, that is different type of load we have to see. Then we have to see the suitable cross section for that load. Third, we have to see the material. Fourth, we have to calculate the dimension. Fifth, we have to decide the manufacturing, and last we will be developing that drawing and giving it to production. Got my point? In calculating dimension we have studied two criteria. One is your strength criteria, one is your rigidity criteria. I am again writing it. What is the strength criteria? The stress that you are obtaining from the Sohm equation, maximum stress that you are obtaining from Sohm equation should be less than equals to what? Sigma permissible or allowable or working. Second, what is the rigidity criteria? That is the delta max deformation maximum obtained from the Sohm equation should be less than equal to delta permissible. Then we have studied about factor of safety. What is the factor of safety? Now tell me what is factor of safety. Revise करो इसी रफ्तार के साथ. Sir, factor of safety जो होता है, it is nothing but failure stress to that of your permissible stress, working stress or allowable stress. सभी एक ही चीज है. Got my point? Is that clear to all of you? Now failure stress के लिए भी मैंने आपको बता दिया. सबसे पहले तो लोड देखेंगे, उसके बाद मटेरियल देखेंगे. यदि मटेरियल ब्रिटल मटेरियल है, ऑलवेज वी विल बी डिजाइनिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट. इफ इट इज अ डक्टाइल मटेरियल वी विल बी डिजाइनिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू what our requirement. If we want to break it, then we will be going for ultimate point. If we don't want permanent deformation, we will be going for yield point. I hope this is crystal clear to all of you. Yes or no? Clear है? किसी कोई डाउट है तो पूछे. I'll be taking that doubt. Doubt. Any doubt? नहीं है? Okay, good. Now as I told you that this we will be studying in this step, so we will be starting the first step from tomorrow. That tomorrow I will be taking type of load. This is a very important topic, or I should say heart and soul of this strength of material, so don't miss that topic. I got a question. Is it possible for average student, if he study hard, he can score a good number in lesson? Yes, why not? You can score. Student have got all over India rank 12 to, because they have, all of them were average student. And your engineering marks does not make any difference. हो सकता है आपका इंजीनियरिंग में बहुत कम मार्क्स आ रहा हो, लेकिन अगर आप सिंसियर और कंसिस्टेंट पढ़ाई करते हैं, then definitely you will get good rank. For that you need to be just consistent and working hard. That means you have to follow all the modules, you have to follow everything in a proper sequence, right? So tomorrow again we will be having the class at the same time. What is my timing? That is 6 p.m. right? 6 p.m. we will be again meeting and we will be covering the type of load. And if you like the video, if you like my lecture, please like the video and share with your friends.
and you can join the Telegram group so that I can provide all the essential study material over there. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप में आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट वहाँ पर आपको अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, जो हमारे एप्टीट्यूड की क्लासेस चल रही थी वो आज भी रहेगी, बट उसका टाइमिंग जो है वो हो गया है 10 PM रात को, है ना। और वो आपको पता है कि गूगल मीट पे मैं लेते हैं, ऐप के थ्रू रहता है वो, तो आप उसके लिए भी अगर आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसी के कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। एप्टीट्यूड वो डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्ट के साथ होता है एंड दैट विल हेल्प यू ऑल आउट, है ना। अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट उसमें पढ़ रहे हैं, आज भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अगेन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके।